हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर यूपीपीएससी से संबंधित आपकी जो टेस्ट सीरीज है संस्कृति आईएएस की, उसको यहाँ पर हम लगवा रहे हैं। यूपीपीएससी के एग्जाम्स की बात किया तो 12 अक्टूबर को आपको एग्जाम है और सामान्य अध्ययन जीएस के यहाँ पर क्वेश्चनों को हम जो है कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे समर्थ को व्यर्थ ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर। अब आपको वो 51 से सर क्यों लगा रहे हैं, पिछली वीडियो में हम 50 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे, तो आज यहाँ पर हम 51 से लगाने वाले हैं। आप पिछली वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल पर जाके देख सकते हो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ राजवंश है, इनको मिलाना है, कौन सा यहाँ पर सही है। तो मोढेरा का शूर मंदिर की बात किया तो आपका सोलंकी राजवंश सम्मिलित है। बात सोलंकी राजवंश सम्मिलित है किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। कब निर्माण करवाया था, तो 11वीं शताब्दी में इसका जो है निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था, तो हम कहेंगे भीमदेव। कौन से, भीमदेव आपके राजा थे, भीमदेव प्रथम ने इसका जो है निर्माण करवाया था। गुजरात राजवंश संबंधित है, सोलंकी राजवंश गुजरात राज्य से संबंधित है, सोलंकी राजवंश संबंधित है, भीमदेव प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया। याद करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। महाबलीपुरम के मंदिर के निर्माण की जाए, पल्लव राजवंश सम्मिलित है। महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव राजवंश सम्मिलित है। किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया था। किसने, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और इन्हीं को राज सिंह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज सिंह भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इस मंदिर में 3 देवालय हैं। क्या है, इस मंदिर में 3 देवालय हैं, ध्यान रखना है, जिसमें 2 शिव को समर्पित है। किसको, 2 शिव को समर्पित है। उनमें से एक की बात की जाए पूर्वाभिमुख है और दूसरा पश्चिमाभिमुख है। और 3 में से एक किसको समर्पित है, तो एक विष्णु को समर्पित है। ये भी आपको ध्यान रखो, एक विष्णु को समर्पित है, 2 शिव को समर्पित है, और इसमें 3 आपके देवालय हैं। मंदिर की दीवारों पर नंदी, शिव के साथ बैल की प्रतिमाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। खजुराहो के मंदिर की बात किया तो चंदेल राजवंश से संबंधित है। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजवंश सम्मिलित है। लेकिन इस वास्तुकला का निर्माण किसने करवाया है, तो इसका निर्माण की बात किया है तो 954 ईस्वी में पूरा हुआ था। किसमें, 954 ईस्वी में पूरा हुआ था। और चंदेल वंश के 7वें राजा थे। कौन से, चंदेल वंश के 7वें नंबर के राजा थे। क्या थे, यशोवर्मन। कौन थे, यशोवर्मन चंदेल वंश के राजा थे। यशोवर्मन के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। खजुराहो के मंदिर की एक प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता है, विशेषता खजुराहो मंदिर की ये है, पंचायतन शैली से मंदिर बने हुए हैं। कैसी, पंचायतन शैली से जो है मंदिर बने हुए हैं। पंचायतन शैली का मतलब क्या है, तो ये आपका बीच में हो गया एक मुख्य मंदिर। क्या हो गया, बीच में एक मुख्य मंदिर हो गया, और आसपास उसके और भी मंदिर हैं, इनको हम पंचायतन शैली के रूप में जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे खजुराहो के मंदिर। विरूपाक्ष के मंदिर की बात किया तो चोल वंश संबंधित नहीं है। विरूपाक्ष का मंदिर आपका चालुक्य वंश संबंधित। किससे, विरूपाक्ष का मंदिर चालुक्य राजवंश संबंधित है। और जो इसका निर्माण है विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में हुआ। विक्रमादित्य ने नहीं करवाया, विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में हुआ। और इनकी पटरानी थी, कौन थी, इनकी पटरानी थी। कौन पटरानी थी, लोक महादेवी। कौन थी, लोका महादेवी थी, लोका महादेवी थी। और इनके द्वारा ही इस विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और विरूपाक्ष मंदिर की बात करें तो द्रविड़ शैली से बना हुआ है। खजुराहो के मंदिर की बात करें तो नागर शैली से बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें कितने ऑप्शन सही है, तो 1 2 3 हमारे ऑप्शन सही है, तो केवल 3 ऑप्शन भी टिक लगाएंगे, जबकि चौथा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत था। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 4000 पावन संरचनाओं का संग्रह ग्रंथ नलिरा दिव्य प्रबंधनम किन भक्ति संतों से सम्मिलित है। तो नलिरा दिव्य प्रबंधनम रचनाओं का संग्रह है, किस भक्ति संतों से सम्मिलित है। सबसे पहले तो इसको ये समझो ये किस भाषा में है, तो ये आपका तमिल भाषा में। कौन से, तमिल ग्रंथों का संग्रह है। किसके लिए जाना जाता है, तो हम कहेंगे विष्णु के लिए जाना जाता है। जो इसमें विष्णु के उपासक हैं उनके द्वारा इस स्तुति को समर्पित है। 12 जो अलवार संत हुआ करते थे विष्णु के उपासक तमिल कवि में, उनके ही द्वारा इस भक्ति संत से सम्मिलित है। तो हम कहेंगे अलवार संतों से संबंधित है। किसमें, अलवार संतों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तर वैदिक काल के बारे में कह रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अब गलत ऑप्शन की बात करना है, कौन सा ऑप्शन गलत है देख लेते हैं। कौन सा ऑप्शन गलत है, कर संग्रहण का कार्य संग्रह हेतु नामक अधिकारी करता था। उत्तर वैदिक काल में जो टैक्स या कह सकते हो जो फीस है ना, कुछ भी मान लो, कर संग्रहण का जो कार्य था कौन करता था, संग्रह हेतु नामक अधिकारी करता था। तो हम कहेंगे ये तो सही लिखा है। आकस्मिक हमलों के हेतु राजा स्थायी सेना रखते थे, क्या ये सही है। तो उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो राजा जो था
कोई स्थायी सेना नहीं रखता था उस समय, आपको भी पता होगा, पढ़ा होगा आपने। तो पहला, दूसरा गलत हो गया। स्थानीय विवादों का निपटारा राजा के द्वारा किया जाता था। तो अगर हम बात करें स्थानीय विवादों का निपटारा, तो आपको पता होगा निचले स्तर पर प्रशासन का भार ग्राम सभाओं को दिया जाता था। कैसा दिया जाता था? ग्राम सभाओं को दिया जाता था, और ग्राम सभा ही निपटाती थी, ना कि राजा निपटाता था। जब वो मामला ऐसा हो जाता था पेचीदा, तब राजा निपटाते थे। तो स्थानीय विवाद कौन से संभालते थे? ग्राम सभा संभालती थी। तो पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हम कहेंगे दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है हमारा गलत है, वही सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही लिखा है, तो उसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और भी है, हमने लास्ट आपके 60 डेज के लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई है। क्या बनाई है? स्ट्रेटजी को बनाया हुआ है। शायद आप लोगों ने चैनल पर जाके देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक या चैनल पर जाके देख लेना। स्ट्रेटजी है, बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, खुद मुझे बनाने में 4 दिन लग गए हैं। 4 दिन। तो आप सोचो, उसको कुछ तो होगा जो हमने यहाँ पर बनाया होगा, है ना, कुछ तो होगा कबाड़ा जो मैंने आपको बताया होगा। तो आप एक बार जाके जरूर देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फॉलो करना, हर इंसान अपने हिसाब से पढ़ता है, लेकिन देख लेना, शायद उससे कोई आपको अच्छा आइडिया मिल सके। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्य एशियाई राजवंशों को भारत पर आक्रमण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मध्य एशियाई राजवंश थे और इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। इन्होंने किस क्रम में आक्रमण किया, हमें इसकी बात ही करना है। तो सबसे पहले इन समूह में जो हमें दिख रहे हैं, हिंद यूनानी आए थे। कौन थे? हिंद यूनानी आए थे। शकों का भारत में जो हिंद यूनानियों का आपके आगमन है, वो सबसे पहले देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद कौन आए? तो शकों के तुरंत बाद ही शक, हिंद यूनानियों के बाद ही शक आ गए थे। कौन आ गए थे? शक आ गए थे। और शक के बाद में पहलव आए थे, और पहलव के सबसे अंतिम बाद में कुषाण आए थे, जो कनिष्क था इसका प्रमुख व्यक्ति। और चौथी बौद्ध संगति आपकी कनौसाण के शासनकाल में देखने को मिलती है। तो हम कहेंगे दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा आपका इस तरीके से ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन ग्रंथ मिलिंद पन्नों की विषय वस्तु है? मिलिंद पन्नों की विषय वस्तु कौन सी है? तो यहाँ पर जो मिलिंद हैं और वेद बुच्छु नागसेन हैं, इनके बीच में प्रश्नोत्तर हो रहे हैं। ये मिलिंद पन्नों की विषय वस्तु है। क्या है? विषय वस्तु है। अगर हम बात करें नागसेन कौन थे, नागसेन राजा मिलिंद, अनेक गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर इसमें मिलता है। अंतोगोत्ता क्या हुआ, इस प्रभाव से बौद्ध बन जाते हैं मिलिंद, है ना। जब मिलिंद जो बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में प्रश्नोत्तर होते रहे, तो क्या होता है, बाद में ये भी अपना जो है अपना लेते हैं। भारत पर प्राचीन आक्रमण हिंद यूनानियों के द्वारा किया गया था। सबसे पहले किसके? हिंद यूनानियों के द्वारा किया गया था। पहले स्थान पर यही आते हैं, अभी ऊपर बताया भी है मैंने। इसके सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में मिनांडर था। कौन था? मिनांडर था, आपको याद होगा। मिनांडर नाम का आता है, मिलिंद के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से? मिलिंद के नाम से भी इसको क्या है, जाना जाता है। पंजाब में आधुनिक सियालकोट में इन्होंने अपनी गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया और नागसेन के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की थी। तो आप समझ पाए होंगे मिलिंद या मिनांडर कौन व्यक्ति था। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो बड़ा छोटा क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? हम कहेंगे बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मेगास्थनीज ने क्या है, मेगास्थनीज के भारत विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। मेगास्थनीज के भारत विवरण के संदर्भ पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही बात करें, पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा प्रशासित होता था। ये बात मेगास्थनीज ने कही है, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा है, दास प्रथा विद्यमान थी। तो मेगास्थनीज ने कहा था कि दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। क्या था? इन्होंने क्या कहा था? दास नहीं थे। तो इनका दूसरा वाला गलत हो गया। मथुरा क्षेत्र में हेराक्लीज की पूजा की जाती थी। तो हम कहेंगे हाँ, ये तो सही है। दुर्भिक्ष में राज्य द्वारा अन्न वितरण किया जाता था। तो दुर्भिक्ष में राज्य कोष्ठागारों को अन्न वितरण किए जाने का विवरण मेगास्थनीज ने नहीं किया है। तो इन्होंने कहा है कि अन्न वितरण जो है नहीं किया जाता था। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। तो पहला और तीसरा ही केवल सही है, बाकी 2 ऑप्शन गलत थे। मैंने आपको तुरंत यहाँ पर करेक्ट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है, उसको सुन लेते हैं। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। अब इस ऐप के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में 300 से ज्यादा आपको टेस्ट लगाने को मिल जाती है। फुल टेस्ट, सब्जेक्ट, चैप्टर, प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर, चैप्टर वाइज सारे मिल जाते हैं। विद आपको सीसेट लगाने को भी यहाँ पर मिल जाता है। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो ऐप को डाउनलोड करने के बाद। साथ में क्योंकि रिवीजन नोट्स हमने बनाए हुए हैं जिसमें 23 पीडीएफ के साथ साथ में वीडियो भी
मिल रही है, अभी आपको ऑफर चल रहा है। तो यहाँ पर क्विक रिवीजन नोट्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस तो मिलता ही मिलता है, बल्कि यूपी जीके की भी 4 अलग से आपको पीडीएफ मिल जाती हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो अभी जाइएगा ऐप पर, डाउनलोड कर लीजिएगा यूपीएससी नट। कैसे डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी कर लेना, या फिर आप लोग सर्च कर लेना प्ले स्टोर पर, क्या करना है, यूपीएससी नट। तो वहां पर आप लोग सारी चीजें को फुलफिल कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा नामंदिर नागर शैली में निर्मित नहीं है। तो इन चारों में एक ऐसा मंदिर है जो नागर शैली में नहीं है। अगर अभी थोड़ा सा दिमाग अगर आपके पास है, तो आपने अभी ऊपर पहला वाला जो क्वेश्चन किया था, तो उससे भी दिमाग लगा सकते हो। भारत में आपकी मंदिरों की कितनी शैलियां हुआ है, तो सबसे पहले तो ये समझो, उत्तर में आपकी नागर शैली हुई है। कौन सी? उत्तर में नागर शैली हुई है। आपकी हम बात करें दक्षिण में कौन सी शैली हुई, तो दक्षिण में द्रविड़ शैली हुई है। और अब बात करें नागर और दक्षिण के बीच में मध्य में कौन सी शैली हुई है, तो बेसर शैली हुई है। कौन सी? बेसर शैली। तो भारत में मंदिर कितनी शैली है? नागर, द्रविड़ और बेसर शैली है। और इन्हीं से 3 शैलियों से अलग अलग शैलियों का निर्माण क्षेत्र के स्तर पर हुआ है ना, क्षेत्र के स्तर पर हुआ है। खैर क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन सा मंदिर नागर शैली में नहीं है, तो दिलवाड़ा का, अगर हम जैन मंदिर की बात करें, किसकी? दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात करें, तो आपका कैसा है, ये नागर शैली में स्थित है, नागर शैली में स्थित है। हम फिर बात करें यहाँ पर कोणार्क के सूर्य मंदिर की, हम कहेंगे ये भी आपका नागर शैली में स्थित है। कहां पर है? उड़ीसा में है ना। और अगर हम बात, अच्छा दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है? राजस्थान में है, तो नागर शैली में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां है? उड़ीसा में, ये भी नागर शैली में। कंदरिया महादेव के मंदिर की बात करें तो आपके मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में खजुराहो में है, ये भी आपका नागर शैली में। महाबलीपुरम का तट मंदिर जैसे ही आता है, महाबलीपुरम के तट मंदिर जो है आपकी दक्षिण भारत से संबंधित है, कैसे? साउथ इंडिया से संबंधित है, और यही आपका द्रविड़ शैली से संबंधित है। कौन सी? द्रविड़ शैली से संबंधित है, मतलब ये नागर शैली से संबंधित नहीं है। ऑप्शन हमारा डी वाला रहेगा, ऑप्शन जो है बेसर शैली से कौन सा नहीं है, डी वाला ऑप्शन संबंधित नहीं है। किस शासक ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था? किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो सबसे पहले तो ये समझो, कश्मीर में जो था आपका मार्तंड मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो 724 से लेके 760 ईस्वी के शासन काल में किया था। अब आपको याद आ रहा होगा किसने किया करवाया था, तो हमें याद रखना है कारकोट वंश। कौन सा था? कारकोट वंश था। उस कारकोट वंश में एक व्यक्ति था, कौन व्यक्ति था, तो ललितादित्य मुक्तापीठ। कौन थे? ललितादित्य मुक्तापीठ। कौन थे? ललितादित्य मुक्तापीठ थे, उनके द्वारा ही यहाँ पर मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो हमारा ऑप्शन बी रहेगा, भाई बी वाले में ललितादित्य नाम है, ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा ही करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लिखित 10 राग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो अब इतना छोटा क्वेश्चन शायद आप लोग भी आंसर दे सकते हो। परसुड़ी नदी पर लड़ा गया था, और परसुड़ी रवि को वर्तमान में क्या कहते हैं? परसुड़ी रवि को ही वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो आपको ये तो शायद बहुत छोटा क्वेश्चन है। 10 राज युद्ध जो है आपके 10 व्यक्ति कौन थे? इनमें से अनु, दुर्हु, यदु, पुरु, तुर्वर्ष, अनिल, पकवन, भलानस, शिव, विशानिन, ये जो आपके राजा थे, और विश्वामित्र इस संघ के पुरोहित थे। तो इन 10 राजाओं के बीच में युद्ध को लड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है। और इसमें विजय किसकी हुई थी? विजय हुई थी किसकी? भरत के राजा सुदास की, भरतों के राजा सुदास की इसमें क्या हुई थी? विजय हुई थी, है ना। उस सुदास के पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। आपको ये भी याद रखना है। क्यों हुआ था? आपको पता ही हुआ, गुरु का परिवर्तन हो गया था, इसीलिए युद्ध हुआ था। किस ग्रंथ की विषय वस्तु बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के प्रसंग पर आधारित है? तो ऐसी कौन सी विषय वस्तु बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के लिए प्रसंग पर आधारित है? हम कहेंगे शौद्रानंदन। कौन सी है? शौद्रानंदन जो है आधारित है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। सूची 1 और सूची 2 है, एक तरफ 3 अंकर है, दूसरी तरफ प्रतीक चिन्ह है, इनको मिलाना है। ऋषभ देव की बात की जाए प्रतीक चिन्ह की, तो हम कहेंगे ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह आपका वृषभ था। क्या था? वृषभ था। ठीक है। बात करें हम शांति नेमी की, शांतिनाथ की, शांतिनाथ की बात की तो हिरण्य था, ये भी ठीक है। अरिष्ट नेमी की बात किया तो शंख था, और महावीर स्वामी की बात किया तो सिंह था। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? सी वाला रहेगा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट बात करेंगे, धमेक स्तूप के संदर्भ पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। धमेक स्तूप के बारे में विचार करना है। इसे गुप्त शासकों के द्वारा निर्मित करवाया गया था, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, धमेक जो स्तूप था आपका गुप्त शासकों के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था, करेक्ट है। यह एक ऊंचे चबूतरे के पत्थर पर निर्मित है, भाई ये तो गलत हो गया, यह ऊंचे चबूतरे पर नहीं है बल्कि कैसे है, धरातल पर निर्मित है। कैसा है? धरातल पर निर्मित है, तो दूसरा वाला गलत है। इसके अलंकरण में ज्यामितीय आकृतियां और पुष्प चित्रों का प्रयोग जो है किया गया है, तो हम कहेंगे हाँ तीसरा वाला भी सही है, 1-3 सही है, दूसरा वाला गलत है। धमेक स्तूप के बारे में कुछ समझ लो, यहाँ पर पॉइंट एग्जाम में आ जाते हैं। यह सबसे पहले ईंटों से निर्मित है, किससे? ईंटों से निर्मित है। अन्य गुप्तकालीन स्तूपों के समान वर्गाकार न होकर गोलाकार है, तो ये कैसा है भाई? गोलाकार के रूप में बना हुआ है। नेट पे डाल लेना, आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर चबूतरा नहीं है, इस पर धरातल पर बना हुआ है। स्तूप की दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए स्थान भी है, तो किसके लिए? स्तूप की दीवारों पर बौद्ध प्रतिमा रखने के लिए क्या रखे गए हैं? स्थान भी रखे गए हैं, मिलते हैं। यहाँ पर आंशिक रूप से मिट्टी एवं या ईंट से बना हुआ है, आपको याद रखना है। निचला हिस्सा पुष्पों की नक्काशी सजा है, जो निचला हिस्सा है, कैसा? निचला जो हिस्सा है पुष्पों की यहाँ पर क्या है? नक्काशी से सजा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो है आपके पॉइंट एग्जाम में डायरेक्ट तौर पर पूछ ले जाते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चीनी यात्रियों को उनकी भारत के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट का प्रयोग दीजिए। चीनी यात्री हैं, उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सा व्यक्ति पहले आया? तो सबसे पहले इन चारों में फायान नाम के व्यक्ति आते हैं। कौन आते हैं? फायान नाम के व्यक्ति आते हैं। फिर कौन आते हैं? फिर आपके शुंग युन नाम के व्यक्ति आते हैं। कौन आते हैं? शुंग युन नाम के व्यक्ति आते हैं। उसके बाद बात करें तो ह्यूएन सांग आते हैं। कौन आते हैं? ह्यूएन सांग आते हैं। और ह्यूएन सांग के बाद अंतिम में इत्सिंग आते हैं। कौन? इत्सिंग आ जाते हैं। तो भाई इनकी अगर बात ही करें, ऑप्शन रहेगा सी वाला। अब बाकी देखो डेट वेट अगर आपको देखना हो तो फिर बहुत ऐसे लंबा होती चली जाएगी फिर वीडियो, थोड़ा सा आप लोग भी अपने को दिमाग को डाइवर्ट करके रखो कि भाई हमें ये चीज बता रहे हैं तो हमारा तुरंत वहां पे करेक्ट होना चाहिए। आपकी कॉपी में इनका कार्यकाल ये था, इसके कार्यकाल में आए थे, तो थोड़ा सा आप भी रखो। आप पूरी एक्सपेक्टेशन हमसे ही रखोगे तो फिर वीडियो तो 2-2 घंटे की बन जाएंगी, फिर बहुत सारे लोग देख भी नहीं पाएंगे, है ना। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। अशोककालीन शिलालेख हैं और उनका उल्लेख है कौश में किया गया है। पहला शिलालेख में उल्लेख क्या किया गया है? तो हम कहेंगे जीव हत्या पर रोक। क्या किया गया है? जीव हत्या पर रोक पहला शिलालेख कहता है। 8वां शिलालेख क्या कहता है? धम्म यात्रा के बारे में कहता है। 10वां शिलालेख क्या कहता है? 10वां शिलालेख राज्यों प्रादेशिक के द्वारा धर्मानुशासन। तो भाई 10वां शिलालेख तो गलत लिखा हुआ है ना। क्या है? 10वां शिलालेख आपका गलत है। 13वां शिलालेख कलिंग विजय के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन 1, 2, 4 सही है, तुम्हारा ऑप्शन सी वाला रहेगा 1, 2, 4। अच्छा, यहां पर बात कर रहा है कि 10वां शिलालेख के बारे में। तो 10वां शिलालेख महिमा की प्रसिद्धि एवं महिमा की इच्छा की निंदा की गई है। मतलब कि देवताओं का प्रिय राजा प्रिय से यश और कीर्ति से कोई बड़ी चीज नहीं है, इसके बारे में बात की गई है। तो हम कह सकते हैं कि प्रिय देवताओं द्वारा, देवताओं का प्रिय कौन है? प्रियदर्शी, मतलब कि यहाँ पर राजा के बारे में बात की गई है। तो 10वां शिलालेख जो है आपका राज्य प्रादेशिक धर्मानुशासनियों से संबंधित यहाँ पर नहीं है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह मंदिर प्राचीन भारत में पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरमावस्था को दर्शाता है। यह मंदिर के निर्माता ने पुरानी परंपराओं को त्याग कर चट्टानों को तराशकर स्वतंत्र मंदिर निर्मित किया। इस मंदिर के निर्माण का श्रेय राष्ट्रकूट शासक को दिया जाता है। इस कौन सा मंदिर से बात यहाँ पर की जा रही है? तो थोड़ा सा भी दिमाग आपने लगाया होगा तो यहाँ पर आप देखोगे एलोरा का कैलाश मंदिर जो निर्माण है कैसे करवाया गया वो समझते हैं। किसने करवाया है? तो राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों ने करवाया है। इसको पहले तो आपने समझ लिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई इन्होंने पत्थर को अलग से खोद कर निर्माण नहीं करवाया है। इन्होंने सीधा ये मान लो पर्वत है, इस पर्वत पर ही इन्होंने छेनी हथौड़ा चलाकर क्या कर दिया? इस शिलाओं को इन्होंने मंदिरों के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो ये एलोरा का कैलाश मंदिर एक तरीके से चट्टानों को तराशकर स्वतंत्र रूप से मंदिर का निर्माण जो है करवाया गया है। सीधी सी बात ये है जो पूरी इतनी बड़ी कथा लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामंतवाद के उदय के लिए उत्तरदायी?
सामंतवाद के उदय के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो हम कहेंगे ब्राह्मणों का बाह्य आक्रमण होना बिल्कुल उत्तरदायी है। धर्म विजय की अवधारणा का होना यह भी उत्तरदायी है। वाणिज्यिक आधारित अर्थव्यवस्था का पतन होना यह भी उत्तरदायी है। शासकों के द्वारा प्रदत्त भूमि और ग्राम अनुदान देना यह भी सामंतवाद के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन हमारे चारों ही सामंतवाद के लिए उत्तरदायी हैं, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सी गुप्तकालीन मूर्ति कला की विशेषता है? तो गुप्त काल में कौन सी मूर्ति कला की विशेषता देखने को मिलती है? तो सादा प्रभामंडल नहीं, सादा प्रभामंडल तो इनके यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि इनके यहाँ एक तरीके से सुसज्जित प्रभामंडल मिलते हैं। कैसे? सजे हुए प्रभामंडलों को दिखाया गया है, ना कि सादा प्रभामंडल। पहला गलत हो गया। मोटे उत्तरीय वस्त्रों का प्रदर्शन, हाँ मोटे उत्तरीय आपके वस्त्रों का प्रदर्शन गुप्तकालीन मूर्तियों में दिखाया गया है। विष्णु अवतारों की प्रतिमा की प्रधानता, हाँ क्योंकि विष्णु के उपासक थे गुप्तकाल के लोग। मथुरा शैली के प्रतिमानों का आधारित, क्योंकि हाँ इन्होंने इसी क्षेत्र के आसपास बनाया था। 2 3 4 सही है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से युग्मों में यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, भूमि के प्रकार है और विशेषताएं हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? तो बात करें वेलन बगाई। वेलन बगाई जो आपका भूमि का प्रकार है, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी के भूमि को दिया जाता था, तो हम कहेंगे सही लिखा है। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि के लिए जाना जाता था, ये भी सही है। साला भोग, साला भोग की बात करें मंदिरों को उपहार में नहीं, साला भोग मंदिरों में उपहार को भूमि के लिए नहीं जाना जाता था, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। शाला भोग जो है आपको किसको दिया जाता था? किसी विद्यालय या किसी विद्यालय, क्या था? किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए, क्या था? रख रखाव के लिए जो है उसके भूमि के लिए दिया जाता था। तो यहाँ पर कहेंगे हम मंदिरों के लिए नहीं बल्कि विद्यालय के लिए जाता था साला भोग, तो सी वाला ऑप्शन गलत है। और पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान में भूमि के लिए जाता था, ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो सी वाला यहाँ पर गलत था। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसकी राज्यसभा में निवास करते थे? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे किसकी राज्यसभा में? तो हम कहेंगे लक्ष्मण सेन की राज्यसभा को सुशोभित करते थे या इनकी राज्यसभा में निवास करते थे। लक्ष्मण सेन का टाइम पीरियड की बात करें 1178 से लेके 1205 इनका जो टाइम पीरियड है वो रहता है। और इन्होंने अपने पिता के द्वारा प्रारंभ किए गए अद्भुत सागर एक नामक ग्रंथ था, उस ग्रंथ की इन्होंने रचना को पूर्ण भी किया था लक्ष्मण सेन ने। तो आपको दोनों ही चीजें रखनी है याद। जयदेव लक्ष्मण सेन की सभा में रहते थे और इन्हीं के काल में ये जो लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था पर विचार करना है। यह वंशानुगत व्यवस्था थी? नहीं, मुगल कालीन वंशानुगत व्यवस्था नहीं थी, तो ये तो आपको नॉर्मल सी बात है, पता ही है। इससे मुगल प्रशासनिक सेवा में किसी अमीर की स्थिति का बोध होता है, बिल्कुल बात ठीक है, ये तो होता है, अमीर तो होते थे, है ना, आपको पता होगा अमीर होते थे। इसमें सवार की संख्या जात से अधिक नहीं हो सकती, हाँ बिल्कुल, जो सवार जात और सवार होते थे आपके यहाँ पर जात की सवार की जो संख्या है वो जात से अधिक नहीं होती थी, जात से कम ही या बराबर रहती थी। तो ऑप्शन हमारा तीसरा वाला भी करेक्ट है, 2 और 3 यहाँ पर सही है, जबकि आपका पहला वाला गलत था। कौन सी मुगल स्थापत्य कला की विशेषता है? मुगल काल में इन तीनों में कौन सी स्थापत्य कला की विशेषता है? तो संगमरमर पर पत्थरों पर रत्नों का जड़ावत काम। आपने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल में पत्थरों पर रत्नों का या सोने का काम हुआ है, जिसे पित्तादुरा शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्तादुरा शैली भी कहते हैं। इस शैली को ही हम पत्थरों पर छोटे छोटे रत्नों के माध्यम से जड़ते हैं, उसको ही हम पित्तादुरा शैली कहते हैं, और इस मुगल काल में देखने को मिलता है। करेक्ट है। सतत जल प्रवाह की व्यवस्था, बिल्कुल सही है, जल की व्यवस्था तो इन्होंने रखी थी। ढालू दीवारें नहीं थी। ढालू दीवारों की अगर बात की जाए तो आपको इसका जो मिश्रण है कहाँ मिलता है? तुगलक काल में मिलता है, मतलब कि दिल्ली सल्तनत में, ना कि मुगल काल में। तुगलक के काल में आपको कैसा मिलता है? ढालू, तिरछी या ढालुआ दीवारों का मिल रहा है उल्लेख, तो तीसरा गलत है, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, औरंगजेब के काल में हुए निम्नलिखित विद्रोहों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर दीजिए। तो औरंगजेब के काल में कुछ विद्रोह हुए हैं, उनको एक कालक्रम में चलिए व्यवस्थित हम कर लेते हैं। जैसे अगर व्यवस्थित करें अगर हम, तो सबसे पहले आपका कौन सा विद्रोह रहेगा यहाँ पर? शतनामी विद्रोह। शतनामी विद्रोह कब हुआ था? 1672 में हुआ था, किसान और मुगलों के बीच में हुआ था, मथुरा के निकट। ठीक है, हालांकि हमें तो ये देखना है कालक्रम में। शतनामी विद्रोह 1672 में हुआ। शहजादा अकबर का विद्रोह की बात की है, शहजादा अकबर का विद्रोह 1681 में हुआ, ठीक बात है।
यहाँ पर बात किया है यूसुफ जाई का विद्रोह 1667 में हुआ, और जाट के विद्रोह की बात किया है तो 1669 में हुआ था, या 1669-70 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा अब कौन सा सही रहेगा? सबसे पहले यूसुफ जाई 1667 वाला, फिर 1669 वाला, फिर आपका 1672, फिर अंतिम में 81 आएगा ना, तो 1621 दूसरा वाला। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, एक तरफ पुस्तक है और रचयिता है, किस पुस्तक के रचयिता कौन है? यहाँ पर बात करें तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक की बात की जाए, तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक की बात किया तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। किसने लिखी है? जियाउद्दीन, यहाँ पर मिला देते हैं, लिखा हुआ है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। तबकात ए नासरी पुस्तक की बात की है, तबकात ए नासरी पुस्तक जो है मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखी है, तो पहले वाले से मिला देते हैं। हालांकि मिलान नहीं करना है, मैं पूछा यहाँ पर सही कौन सा है, सही देखेंगे हम। हबीब उश शेर की बात किया है, खौद मीर ने लिखा है, ये सही है आपकी। हबीब उश शेर की बात किया है, खौद मीर ने लिखा है। तारीख रशीदी की बात की है तो यहाँ पर तारीख रशीदी जो है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा नहीं लिखी गई है, मिर्जा हैदर दुलगत ने लिखी है। किसने? मिर्जा हैदर दुलगत के द्वारा तारीख रशीदी को लिखा गया है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है आपकी केवल सी वाली सही थी, बाकी ऑप्शन गलत थे। निम्नलिखित में से कौन से कार्य इल्तुतमिश के शासनकाल की विशेषता है? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में ऐसे कौन से कार्य हुए जो इनकी विशेषता है? तो इल्तुतमिश का शासनकाल सबसे पहले समझो कब था, 1211 से लेके 1236 इनका टाइम पीरियड है। इल्तुतमिश को ही आपके दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो इसने ये है कि लाहौर से दिल्ली को राजधानी बनाया था। किससे? लाहौर से दिल्ली को कैपिटल के रूप में इन्होंने चुना था। तो दिल्ली को वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है, ये ध्यान रखना आपको। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था, दामाद भी था। अब हम बात करें इल्तुतमिश के शासनकाल की विशेषता कौन कौन सी है? इसने शुद्ध अरबी के सिक्कों को चलन किया था, करेक्ट है। तुर्कान चहलगानी 40 दलों का इन्होंने सरदारों का गठन किया था, ये भी ठीक है। इल्तुतमिश के द्वारा 40 चहलगानी का गठन किया गया था, ध्यान रखना है। बलबन ने इसको समाप्त किया था, क्या कहता है? बलबन ने इसको समाप्त किया था, तो ये भी याद रख लेना। दरबारियों हेतु वेशभूषा का निर्धारण नहीं, ये इल्तुतमिश ने नहीं किया है, ये खासतौर पर थोड़ा बहुत बलबन या फिर आपके मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन ने देखा जाता है। खलीफा से साम्राज्य की आधिकारिक मान्यता प्राप्त, हाँ 1229 में खलीफा से भी मान्यता प्राप्त कर ली थी। पहला, दूसरा और चौथा सही रहेगा, तो हमारा ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपका तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट आता है, शिवाजी के राजस्व प्रशासन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? शिवाजी के राजस्व प्रशासन के बारे में विचार करना है। भू राजस्व का निर्धारण भू माप के पश्चात उपज के अनुमान पर आधारित था, बिल्कुल बात ठीक है। भू राजस्व वसूली नगद एवं अनाज दोनों रूपों में होती थी, हम कहेंगे ये भी सही है। शिवाजी काल में कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए तकावी नाम का ऋण दिया जाता था, तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो हमारे ऑप्शन तीनों ही सही है, तो डी वाला प्रॉपर क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सूफी संत सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है? सोहरावर्दी संप्रदाय से कौन से संत संबंधित है? तो जलालुद्दीन तबरीजी संबंधित। कौन है? जलालुद्दीन तबरीजी जो है आपके कौन है? सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। औरंगजेब ने सार्वजनिक आचार नियंत्रण के रूप में किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो औरंगजेब ने सार्वजनिक आचार नियंत्रण के रूप में, मतलब कि जो पब्लिक में नियंत्रण बना रहे, इसके लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की? मुहतसिब नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जो आचार नियम देखता था, आम जनता को चरित्र देखता था, सार्वजनिक सदाचार की वो करता था, आपकी देखभाल करता था, शराब मांग के उपयोग पर रोक लगाता, तो ये सब काम आपके आचार नियंत्रण के मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। किस मुगल शासक ने सिंचाई की सुविधा के लिए नहर ए फेज का निर्माण किया था? नहर ए फेज का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा, सिंचाई की सुविधा के लिए। शाहजहां की धार्मिक नीति के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? शाहजहां की धार्मिक नीति क्या थी, इसके बारे में ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सिजदा एवं पाबोश को प्रथा को प्रारंभ करना। सिजदा एवं पाबोश प्रथा को शाहजहां ने नहीं बल्कि आपके दिल्ली सल्तनत में बलबन के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था, तो पहला गलत हो गया। इलाही सम्मत का प्रचलन प्रारंभ करना, तो भाई साहब याद रखना है, इलाही सम्मत का जो प्रचलन है आपका किसने किया था? शाहजहां ने खत्म किया था, बल्कि अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था। किसके? अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया, तो दूसरा वाला भी गलत है। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर आरोपित करना, हाँ बिल्कुल शाहजहां ने किया था। अकबर द्वारा जारी गौ हत्या निषेध के आदेश को वापस लेना, हम कहेंगे ये भी सही है। तो तीसरा और चौथा सही है, दो पहला और दूसरा क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया है, क्यों यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है, बाबर द्वारा भारत में लड़े गए कुछ युद्ध हैं, उनको एक कालक्रम में व्यवस्थित करो। बाबर ने कौन सा युद्ध कब लड़ा था? तो बाबर ने सबसे पहला पानीपत का युद्ध लड़ा था, कब लड़ा था? 1526 में लड़ा था। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय की गई थी।
दूसरा युद्ध कौन सा हुआ? तो दूसरा युद्ध आपका खानवा का युद्ध हुआ था। पहले पानी पी लिया, फिर खाना खाया था उन्होंने 1527 में। ठीक है, ये राजपूत नरेश राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। फिर आपका चंदेरी का युद्ध लड़ गया। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो 1528 में। पानी पिया, खाना खाया, फिर उन्होंने चांद को देखा, है ना, तो 1528 में लड़ा गया था। और 1528 के बाद 28 के बाद आपका घाघरा इन्होंने फिर बाद में पहना था, तो 1529 में इन्होंने घाघरा पहना। तो ये मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के बीच में, महमूद लोदी के बीच में या महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ा गया था। और इसके बाद इसमें भी बाबर विजयी हुआ। इसके बाद 1530 में बाबर जो है, बाबर की लुढ़क गए, मृत्यु हो गई थी, है ना, मृत्यु हो गई थी। चलिए खैर, हम अगर बात करें यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1526, 1527, 1528, 1529 ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ राज्य है और शासक है। रणथंभौर किससे संबंधित है? रणथंभौर हम्मीर देव से संबंधित है। बात करें चित्तौड़ की, चित्तौड़ रतन सिंह संबंधित है। मालवा की बात की तो मालवा आपके महलक देव संबंधित है। और जालौर की बात की तो कान्हड़ देव संबंधित है। ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, जो है आपका रणथंभौर हम्मीर देव, चित्तौड़ रतन सिंह, मालवा आपके महकल देव और आपका जालौर कान्हड़ देव संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? कौन से सिख गुरु थे जिनके द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई? तो हम कहेंगे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत को किया था। अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? जैसे बात करें अभिकथन कारण में, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बिल्कुल बात ठीक है। क्या करता है भाई? शाहजहां काल तो स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, तो स्थापत्य कला की स्वर्ण काल जाना जाता है, गोल्डन पीरियड। बिल्कुल सही है। उसने वास्तुकला की पित्तौदरा तकनीक की शुरुआत की? नहीं, इन्होंने शुरुआत नहीं की थी। पित्तौदरा की तकनीक की सोने एवं अन्य मूल्यवान जड़ाऊ के पत्थरों पर काम की जाए, जहांगीर के शासनकाल में ही शुरुआत की गई थी। किसके? जहांगीर के ही शासनकाल में शुरुआत की गई थी, ना कि पित्तौदर तकनीक की शुरुआत शाहजहां के शासन के लिए। हाँ, शाहजहां के लिए ताजमहल में पित्तौदर तकनीक का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन शुरुआत जहांगीर के समय में की गई। तो कारण आपका तो गलत हो जाएगा और आपका ऑप्शन अभिकथन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन पर हम टिक यहाँ पर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सोने का सिक्का है? बात कर रहा है कि विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध सोने का सिक्का कौन सा है? तो फड़म, तार और दीनार नहीं थे, बराह नाम का जो सिक्का था सोने का सबसे प्रसिद्ध सिक्का था। अब आप कहोगे सर दीनार को भी तो सोने का सिक्का कहते हैं। हाँ कहते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध सिक्का आपको वराह को कहते हैं। यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखना है भाई साहब, के सोने के छोटे सिक्के को उस समय विजयनगर की बात कर रहे हैं, सोने के गोल्ड के छोटे सिक्के को क्या कहते थे? तो हम कहेंगे प्रताप कहते थे। क्या कहते थे? प्रताप एवं फड़म नाम से जानते थे, है ना। चांदी के सिक्कों क्या कहते थे? उस समय चांदी के सिक्कों को तार नाम से जानते थे, या फिर तांबे के सिक्कों के नाम से भी जानते थे, चांदी के। और तांबे के सिक्कों की बात की है तो तांबे के सिक्कों को काकनी के नाम से जाना जाता था। किसके? काकनी के नाम से जाना जाता था। तो हम समझ पाए, सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फड़म, चांदी के सिक्कों को तार, तांबे के सिक्कों को काकनी के नाम से जाना जाता था। और प्रसिद्ध सोने के सिक्का बराह के रूप में जाना जाता था। मुगल काल में भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री को अकबर ने शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया था? तो शहजादा मुराद का अकबर ने किस विदेशी यात्री को आपका शिक्षक नियुक्त किया था? हम कहेंगे फादर एंथोनी मोन्सेरात। किसको? फादर एंथोनी मोन्सेरात किया था। 1578 से यह घटना संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आता है, किस सुल्तान ने गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की है? किताब ए नौरस की रचना किस सुल्तान के द्वारा की गई? हम कहेंगे इब्राहिम आदिल शाह दुती। किसके? इब्राहिम आदिल शाह दुती। आदिल शाही राजवंश से संबंधित है। किससे? आदिल शाही राजवंश से संबंधित है, और इनके द्वारा ही किताब ए नौरस नाम से आपकी रचना जो है पुस्तक की गई है। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, शिवाजी के प्रशासन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? शिवाजी के प्रशासन के बारे में विचार करना है। नियमित सैनिकों को नगद वेतन जो है शिवाजी के शासनकाल में प्रदान किया जाता था। करेक्ट है। जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया था? नहीं, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन उस समय नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ पर जागीरदारी देना प्रारंभ था और जमींदारी प्रथा भी चलती थी। तो हम ये तो कहेंगे गलत है। मुगल क्षेत्रों में वसूली के माध्यम से आय में वृद्धि की गई। हाँ ये भी सही है, मुगल क्षेत्रों में वसूली की, जैसे इन्होंने सूरत को लूटा था, तो यहाँ पर कई सारे क्षेत्रों को लूटकर आय में वृद्धि की। तो पहला और तीसरा केवल सही है, दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। जजिया कर के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? यह कर गैर मुस्लिम सदस्यों पर आरोपित किया जाता था या गैर मुस्लिम जनता पर लगाया जाता था। करेक्ट लिखा है।
प्रारंभ में से भूराजस्व के साथ वसूल किया जाता था, ये भी सही है। स्त्री, बच्चे और विक्षिप्त मतलब कि एक तरीके से लंगड़े, लूले, दिव्यांग व्यक्ति होते थे, इस कर से मुक्त होते थे, तो हम कहेंगे ये भी सही बात है, जजिया कर थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे ब्राह्मणों पर भी आरोपित किया था, नहीं ये तो गलत लिखा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको ब्राह्मणों पर आरोपित जो है नहीं किया था, नहीं किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला ही जो गलत है वही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो ये भी पूछ रहा है गलत ऑप्शन कौन सा है, राज्य है और राजवंश है। जैसे बात की जाए अहमदनगर, अहमदनगर निजामशाही राजवंश संबंधित करेक्ट है। बीजापुर आपका आदिलशाही राजवंश संबंधित है, ये भी करेक्ट है। बीदर की बात की है तो बीदर बरीद शाही राजवंश संबंधित है, ये भी करेक्ट है। बरार, बरार का जैसी नाम आता है तो बरार रखना है आपको, किससे संबंधित है, बरार इमाद शाही वंश संबंधित है, किससे, इमाद शाही वंश से संबंधित है, ना कि आपकी कुतुब शाही। तो हमारा ऑप्शन कहेंगे डी वाला जो गलत है वही आपका ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो बरार वाला आपका इमाद शाही राजवंश आपका यहाँ पर सही है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो अभी हाल ही में अक्टूबर 24 में कुछ शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है, किन किन भाषाओं को दिया गया है, ऑप्शन में बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन में देखा जाए तो मराठी भाषा को दिया गया है, पाली भाषा को दिया गया है, प्राकृत भाषा को दिया गया है, असमिया भाषा को दिया गया है, गुजराती भाषा। तो भाई साहब इनमें से आपकी कौन कौन सी भाषा को दिया गया है, तो हम कहेंगे इनमें से मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया, गुजराती भाषा को नहीं मिला है। तो ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4, तो हमारे ऑप्शन यहाँ पर 4 तक सही है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक बार जोरदार तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में हाइप वाला ऑप्शन भी आता है वो भी आप लोग कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। बाकी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, यूपीएससी नेट नाम से ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद मल्टीपल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हो, तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। एग्रीश्योर योजना के संदर्भ में विचार करें कौन सा सही है, एग्रीश्योर जो योजना है आपकी, अगर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो इसे बजट 2024-25 में पेश किया गया था। तो बजट 2022-23 में इसको पेश किया गया था, कौन सी 22-23 में इसको पेश किया गया था, तो ये वाला गलत हो गया। इसका उद्देश्य जो है कृषि एवं ग्रामीण उद्यम के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करना है, तो हम कहेंगे हाँ ये तो सही बात है। तो यहाँ पर केवल दूसरा वाला ही सही रहेगा, तो ए वाले पे हम टिक लगा देंगे। और एग्रीश्योर प्रायोजक है, अगर बात करें एजेंसी भारत सरकार के साथ कौन है, तो नाबार्ड है, मतलब कि स्पॉन्सर जो एजेंसी है वो नाबार्ड बैंक आपके यहाँ पर वो चुना गया है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के संदर्भ पर विचार करें कौन सा सही है, तो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 है और विचार करना है कौन सा सही है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने की, तो भाई साहब इसकी घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं की गई थी, तो पहला ऑप्शन घोषणा गलत है, क्योंकि इसकी जो घोषणा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई थी। उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया, हाँ बिल्कुल सही बात है, उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। उत्तरी क्षेत्र जनपद में उत्तर प्रदेश के मथुरा को सर्वोत्तम जिला घोषित किया गया है। तो उत्तरी क्षेत्र के जनपद में अगर हम बात करें, उत्तरी क्षेत्र के जनपद में अगर हम बात करें, यहां पर किसको दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर के गांदरबल को जिला घोषित किया गया। किसमें, जम्मू कश्मीर के गांदरबल को प्रमुख जिला, सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। तो केवल दूसरा वाला ही सही है, तीसरा वाला भी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए, उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। विचार कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा विश्व अल्जाइमर दिवस, कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद क्या आएगा, विश्व राइनो दिवस, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है, तो हम कहेंगे 22 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कब मनाया जाता है, 26 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतिम में विश्व खाद्य दिवस आएगा, ये कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आप तो वैसे ही अब समझ गए होंगे, आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में सुर्खियों में रहे यूरोपा क्लिपर मिशन के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में विचार करना है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो इसको यूरोपीय एजेंसी ने प्रारंभ नहीं किया था, इसको नासा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो पहला वाला ऑप्शन गलत। यह वर्ष 2027 में बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करेगा, तो बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश नहीं करेगा। ये किसकी, ये किसकी कक्षा में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि 2030 तक, कब 2030 तक यह बृहस्पति में आपका क्या करेगा, आपका बृहस्पति तक पहुंचेगा। तो हम कहेंगे यहां पर पूछा कौन सा सही है, ना तो हम कहेंगे पहला सही है, ना ही ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 2030 तक पहुंचेगा, आपको ध्यान रखना है।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र देश को समर्पित किया, किस राज्य में अवस्थित है? बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र किस देश को समर्पित किया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो हम कहेंगे यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। रतन नवल टाटा का हाल ही में निधन हो गया, इन पर विचार करें। तो रतन नवल टाटा का भी निधन हुआ है, इनके बारे में क्या विचार करना है देखते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के संबंधित थे, तो ये उत्तर प्रदेश संबंधित नहीं थे, मूल रूप से है महाराष्ट्र से संबंधित। कहां से? महाराष्ट्र से संबंधित थे, तो पहला वाला गलत है। उन्होंने योजना आयोग की अस्थायी सदस्य के रूप में भी कार्य किया हुआ है, क्या ये सही है? नहीं, हम कहेंगे ये भी गलत है, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक निजी भागीदारी और सतत जैसे क्षेत्रों में योगदान दिया है, न कि यहाँ पर योजना आयोग के अस्थायी रूप में सदस्य के रूप में कार्य किया। तो आपका ये भी आपका गलत है। हाँ, इन्होंने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य किया है, तो ये तो बात सही है। इन्होंने जो पीएमओ के स्थायी आपके आपके क्या थे, आर्थिक सलाहकार थे, इसके रूप में कार्य किया, ये तो ठीक था। वर्ष 2008 में केंद्र सरकार ने पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया था। हाँ, बिल्कुल किया था। तो ऑप्शन हमारा केवल तीसरा वाला सही है, 1 और 2 ऑप्शन हमारे गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप है, इसका आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया। नहीं भाई, मलेशिया के कुआलालंपुर में तो नहीं किया गया, तो फिर कहां पर किया गया था? तो सर हम कहेंगे इसका जो आयोजन है बुरनेई की राजधानी बंदरसेरी बेगवा में किया गया था। कहां पर किया गया था? बुरनेई की राजधानी क्या थी? बंदरसेरी आपकी बेगवान में किया गया था। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। भारत ने दो स्वर्ण के साथ में कुल 7 पदक के नाम किए हैं, बिल्कुल बात ठीक है। तो केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन की, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट के बारे में विचार करना है, इसकी स्थापना 2014 में की गई, बिल्कुल करेक्ट है। 2024 के सम्मेलन में वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसर को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना, इसकी क्या थी? थीम थी। तो हम कहेंगे दूसरा भी सही है, तो पहला और दूसरा दोनों सही है, डी वाला सही हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 के बारे में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? काजिंद 2024 के बारे में, यह इस वर्ष का 8वां संस्करण था, बिल्कुल करेक्ट है। यह अभ्यास जो है 30 सितंबर को प्रारंभ हुआ, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल 30 सितंबर को हुआ। इसमें पहली बार इजराइल की सैन्य टुकड़ी ने प्रशिक्षण में भाग लिया, हम कहेंगे इजराइल की सैन्य टुकड़ी ने इसमें भाग नहीं लिया था, तो केवल पहला और दूसरा ही सही रहेगा, ध्यान रखना है। अच्छा, काजिंद किसके बीच में होता है? तो भारत के बीच में तो होता ही होता है, और किसके बीच में होता है? भारत एवं कजाकिस्तान के बीच में होता है, भारत एवं कजाकिस्तान के बीच में काजिंद 2024 का 8वां इस बार बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो आज यहां पर हमने 100 क्वेश्चन तक कवर कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 101 से आएगा। तो आप लोग चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, इसी तरीके की नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके मल्टीपल कोर्स की टेस्ट सीरीज या फिर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आपको ध्यान रखना है। कोर्स आपके लिए क्विक रिवीजन नोट्स नाम से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।